बताया था कि जब किसी कॉइल के आसपास किसी मैग्नेटिक पोल को या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है तो उससे रिलेटेड फ्लक्स में चेंज होगा और उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, उसी को कहा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फिनोमिना तब तक होगा जब तक कि उसमें चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा हो। अगर चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं है, यानी फ्लक्स अगर स्टैटिक हो जाए, चेंज ना हो, तब उसमें इंडक्शन नहीं होगा। फ्लक्स चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, दोनों ही केस में इंडक्शन होगा। दूसरा, ईएमएफ जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करता है। जितना अधिक रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा उतना अधिक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो रिजल्ट निकाले उन्होंने, इन्हीं रिजल्ट्स को कहा गया फैराडेज लॉ। उसको एज ए लॉ रिप्रेजेंट किया गया, उसको कहा गया फैराडेज लॉ। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो लेंज ने ही दिया था, और जो पहला फर्स्ट लॉ दिया था वो एक्चुअल में न्यूमैन्स लॉ है। जो फर्स्ट लॉ है वही न्यूमैन्स लॉ है, लेकिन बाद में उसी को फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, इस तरह से ही उसको जाना जाता है। और लेंज लॉ अलग से है कि वो उस काज का अपोज करेगा जिससे इंडक्शन हो रहा हो। तो काज क्या होता है? काज होता है रिलेटिव मोशन, उसकी वजह से ही तो इंडक्शन होता है। तो इसका मतलब वो हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। कौन? जो पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ है या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है, वो हमेशा अपोज करेगा रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेटिक पोल। इसका अपोज करता है, इसी को कहा गया लेंज लॉ। तो हमने बताया था कि कैसे वो अपोज करता है। जब हम नॉर्थ पोल को कॉइल के पास लाए तो नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल होते हैं तो पास आने का अपोज करेगा, जिसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है। डायरेक्शन कैसा हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। उसको बताया था कैसे पहचान सकते हैं। उसमें एन, जैसे ये कॉइल है तो कॉइल को अपने तरफ कर लीजिए, तो अगर अपने तरफ कर रहा है उसको उधर एन अगर जनरेट हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, अगर एस जनरेट हुआ तो क्लॉकवाइज करंट होगा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा पोल आप पास ला रहे हो या दूर ले जा रहे हो। तो जब नॉर्थ पोल को पास लाते हैं तो ये हमने दिया था, उसमें ये 4 ऐसे फिगर हमने बनाए थे। जैसे ही मान लीजिए कोई क्लोज्ड, पहले तो ये एक कॉइल है, क्लोज्ड हो या ओपन हो इससे फर्क नहीं होता। अगर क्लोज है तो करंट होगा, ओपन है तो करंट नहीं होगा, बस यही फर्क होता है। ईएमएफ का इंडक्शन तो होगा ही होगा। तो ऐसे करंट फ्लो किया। एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कब होगा? जब नॉर्थ पोल को हम इसके पास लाएंगे, नॉर्थ पोल को डिस्प्लेस करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल। तो जब नॉर्थ टुवर्ड्स द कॉइल होगा तो यहां नॉर्थ डेवलप हो जाएगा, यहां नॉर्थ पोल डेवलप होता है। और नॉर्थ का मतलब ये है, देखिए जब एन को हम लिखते हैं तो ये डायरेक्शन मिलता है ऐसे, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। यही जब हम नॉर्थ को दूर ले जाने लगेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। नॉर्थ को अगर हम दूर ले जाएं तो यहां पर डायरेक्शन तुरंत रिवर्स हो जाता है करंट का। तो इसका मतलब करंट कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा जब हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे। और ऐसा इसलिए है, ये नॉर्थ था तो यहां साउथ डेवलप हो जाता है, और साउथ को हम ऐसे, ये देखिए सिंबल लेते हैं तो ये कैसा ओरिएंटेशन जनरेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो यहां साउथ जनरेट हुआ तो इसका मतलब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। इसी तरह से अगर हम साउथ पोल को पास लाए तो साउथ जनरेट होगा। यहां पर अगर साउथ पोल को पास लाया जाए, अब साउथ पास ला रहे हैं, अब ये मान लीजिए साउथ पोल है, इसको पास ला रहे हैं तो यहां साउथ पोल जनरेट होगा। तो साउथ का मतलब फिर क्लॉकवाइज करंट रहेगा।
तो इसका मतलब हुआ कि अब ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। और इसी तरह से अगर हम साउथ पोल को फिर दूर ले जाएं तो यहां फिर नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। नॉर्थ का मतलब फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था। तो ये डायरेक्शन किसने एक्सप्लेन किया इसको? लेंज ने। ये लेंज ने ही एक्सप्लेन किया था और इसी से उन्होंने बताया कि ये उस काज का हमेशा अपोज करेगा जिससे इसका इंडक्शन हो रहा हो। तो अपोजिशन कब होगा? जब नॉर्थ और नॉर्थ क्रिएट हो तो पास लाने का अपोज करेगा, रिपल करेगा ना, तो पास लाने का अपोज करेगा। जब दूर ले जाने लगेंगे तो अपोजिट पोल डेवलप हो गया, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ, तो जो दूर अट्रैक्ट करेगा वो यानी दूर ले जाने का अपोज करेगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस तरह से उन्होंने बताया था कि ऐसा हो जाएगा, या ऐसी पोलरिटी होगी तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। तो इसका मतलब एक तरफ हायर पोटेंशियल होगा तो दूसरे तरफ लोअर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, जो ईएमएफ डेवलप होता है। और उसी को बाद में फैराडेज ने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के बाद जो लॉ दिया था उसमें ये बताया था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो निगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है, लेंज ने जो स्टेट किया था उसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्शन यानी माइनस साइन यही स्टेट करता है कि ये हमेशा अपोज करने के ईएमएफ का ऐसा होगा पोलरिटी कि वो काज ऑफ इंडक्शन का अपोज करे, इसलिए वो माइनस साइन आया। नहीं तो ई प्रोपोर्शनल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू द कॉइल, उसमें माइनस साइन नहीं है। माइनस साइन वो डायरेक्शन की वजह से ही आया था। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे इसी को उन्होंने लॉ के फॉर्म में स्टेट किया जिसको कहा गया फैराडेज लॉ। तो थोड़ा सा उसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है पहले लिखिए। व्हेन, अब वो करंट को भी हम ले सकते हैं। व्हेन करंट स्टार्ट, when current start are closed or are closed are continuously changed through a coil, continuously changed through a coil EMF induced in it, EMF induced in it EMF induced in it। EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। फोर्स नहीं है वो है पोटेंशियल। वो क्या है? पोटेंशियल है। EMF induced in it if coil is a closed circuit, then current flow through it, current flow through it called induced current, called induced current, and the phenomena of this induction is called electromagnetic induction।
क्लियर हो गया। अब कल हमने एक फिगर ऐसे लिया था, देखिए एक फिगर ये लिया था जिसमें एक हमने ऐसे कॉइल ले रखा था, इसमें एक सेटअप हमने ऐसा लिया था जिसमें ये सेल लगा हुआ है और यहां पर एक रिहास्टेट था, ऐसा एक अरेंजमेंट लिया था। ये है रिहास्टेट, इसका काम है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट। रिहास्टेट हम क्यों लगाते हैं? रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए। जब रेजिस्टेंस वेरी करेंगे तो करंट का भी वेरिएशन होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो ये हमने इस तरह का एक सर्किट लिया, इसी को फैराडे ने पहले एक्सप्लेन किया। अगर हम ये क्लोज सर्किट ले, अब ये तो क्लोज है ही है, नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो अगर ये क्लोज सर्किट लिया है तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, इसको समझ लीजिए ध्यान से, लिखिएगा बाद में, जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे तैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा और इंस्टेंटेनियस, यहां पर अगर एक गैल्वेनोमीटर हमने लगा रखा है तो इसमें एक डिफ्लेक्शन आ जाता है। अगर इसके बहुत पास में, अगर उसी इस करंट को स्टेशनरी रखें, इस करंट को क्या रखें? स्टेशनरी यानी स्टेडी रखें, यानी उसकी वैल्यू को रिहास्टेट के चेंज करने पर चेंज ना करें। तो अगर इसके पास कोई और कॉइल हम रखे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम फिर करंट को क्लोज करें, जो करंट स्टडी करंट था उसको कुछ देर तक फ्लो करने दिया, तो सेकंड जो इसके पास में बिल्कुल नजदीक रखा गया कॉइल था उसमें कोई भी एक्टिविटी, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है। जब करंट को फिर क्लोज करेंगे, स्विच को ऑफ किया, तो फिर उसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। ये भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब यहां पर रिहास्टेट की मदद से हम करंट को कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीज कराएं या कंटिन्यूअसली डिक्रीज कराएं, तो इसके पास में अगर कोई दूसरा कॉइल रखा है, जैसे एक कॉइल है इसके पास में, तो उसमें कंटिन्यूअसली करंट का फ्लो बना रहता है, वो एट वंस नहीं होता। एट वंस कब होता है? जैसे ये उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लिया था ऐसे लिया था, जैसे ये हमने ये ले लिया, अब इसमें आपका ये मेन सर्किट है, आपकी ये मेन सर्किट है, इसमें हम करंट को ऑन करें, जैसे ही ऑन करते हैं यहां पर मान लो हमने एक ऐसे और कॉइल लगा रखा है और इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, तो जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं यहां पर एट वंस डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन फिर वो जीरो हो जाएगा। अगर वही स्टडी करंट फ्लो कर रहा हो कंटिन्यूअस, फिर कुछ देर बाद मान लो हम करंट को ऑफ करते हैं तो फिर इसमें अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आ जाता है, फिर वो जीरो हो जाता है। लेकिन जब यहां रिहास्टेट की वजह से इसमें कंटिन्यूअसली करंट को बढ़ाएं या कंटिन्यूअसली घटाएं, दोनों केस में बढ़ाएंगे तब भी और घटाएंगे तब भी, इसमें करंट का फ्लो कंटिन्यूअस बना रहता है। तो यही हमने लिखाया है, अगर करंट को स्टार्ट करें या करंट को क्लोज करें या करंट को कंटिन्यूअसली वेरी कराएं, इंक्रीज कराएं या डिक्रीज कराएं, तो उस कॉइल में भी, और अगर उसके पास कोई दूसरा कॉइल है तो उसमें भी, उसी कॉइल में है तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर उसके पास में कोई दूसरा कॉइल है तो उसमें तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसमें तो हमने कोई सोर्स ऑफ करंट लगा ही नहीं रखा है और करंट का फ्लो है, तो इसका मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा, बिना उसके कभी करंट फ्लो नहीं करता है। तो अगर वही कॉइल होता है तो बाद में इसी को सेल्फ इंडक्शन कहा गया था,
अब अगर पास पास दो कॉइल रखे गए हों तो इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा गया है। अभी बाद में उसको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां समझना काफी इजी हो जाता है क्योंकि अलग कॉइल है। जैसे यहां स्विच ऑन करोगे यहां डिफ्लेक्शन आ जाता है, स्विच ऑफ करोगे फिर डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में यहां कंटिन्यूअसली चेंज करें तो यहां पर कंटिन्यूअसली डिफ्लेक्शन बना रहता है। इसका मतलब कंटिन्यूअसली करंट फ्लो करता रहेगा, इसका मतलब इंडक्शन कंटिन्यूअस बना हुआ है। तो इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके फैराडेज ने कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट किए और उसी रिजल्ट से फैराडेज लॉ को उन्होंने स्टेट किया था। क्लियर आया समझ में? हम मैग्नेटिक पोल्स ले आए तब भी यही एक्टिविटी होती है, मैग्नेटिक पोल को पास लाएं, मैग्नेटिक पोल को दूर ले जाएं तब भी यही एक्टिविटी होती है। होता क्या है, चाहे इसमें करंट फ्लो करे या हम मैग्नेटिक पोल को पास लाएं या दूर ले जाएं, बात एक ही होता है। जब करंट फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। पीछे आपको बताया गया होगा कॉइल के लिए, या आगे बताया जाएगा, अभी जो पढ़ा रहे होंगे चौधरी साहब पढ़ाएंगे, ये मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जैसे ही ये मैग्नेटाइज हुआ, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉइल से पास होंगी, इससे भी और इसके पास अगर दूसरा रखा है तब भी। पहले कोई मैग्नेटिक लाइंस नहीं था, कोई फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया, ये मैग्नेटाइज हुआ, उससे भी फ्लक्स पास हुआ, उसके पास अगर कोई कॉइल है तो उससे भी फ्लक्स पास हो जाएगा। इसका मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स हो गया। जब हम मैग्नेटिक पोल को पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तब भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चेंज होती हैं, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंज हो जाता है। तो उस चेंज होने की वजह से ही इसमें इंडक्शन होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसी को लेंज ने एक्सप्लेन किया था, इसी चीज को लेंज ने एक्चुअल में उन्होंने ये बताया था कि जब हम कॉइल को पास लाते हैं किसी मैग्नेटिक पोल के, या मैग्नेटिक पोल को कॉइल के पास लाते हैं, या दोनों में रिलेटिव मोशन कराते हैं, तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही ईएमएफ का इंडक्शन होगा। जब फ्लक्स हम रिलेटिव मोशन कराते हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा, या किसी एजेंसी को वर्क करना पड़ता है जो उसमें फ्लक्स को चेंज कराए। तो इसका मतलब उसमें मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये लेंज ने एक्सप्लेन किया, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी इसमें बना रहता है। इस फिनोमेना में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करेगा। कभी कभी यही पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बना रहता है। क्लियर समझ में आया? क्यों हो रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। केवल एक ही रीजन है। तो इसका जो फैराडेज ने बताया था एक्सप्लेनेशन, उसको थोड़ा सा लिखिए। फैराडेज conclude the electromagnetic induction and Faraday conclude the electromagnetic induction and state two laws related to it. लिखिए फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लिखिए, whenever in a circuit there is a change of
there is a change of magnetic flux an induced EMF is produced. The EMF lasts only for the time for which the magnetic flux is changing. The magnetic flux is changing. ये फर्स्ट लॉ कहलाया। उन्होंने ये बताया कि जब फ्लक्स चेंज होगा किसी कॉइल से लिंक्ड तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और ये कब तक रहेगा? जब तक कि उसमें फ्लक्स चेंज होता रहे, उसके बाद बंद हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होना बंद होगा तो ईएमएफ भी, इंडक्शन भी बंद हो जाता है। नंबर 2 लिखिए, सेकेंड लॉ जिसको कहते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. The rate of change of magnetic flux linked with the coil. ये है EMF को E लिखते हैं, EMF यानी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi बाई dt, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n d phi बाई dt होगा। फिर बाद में इसी को E इक्वल टू माइनस n d phi बाई dt लिखा गया। और माइनस साइन क्यों आया? वही कि ये उस कांच का अपोज करेगा जिससे इसका इंडक्शन होता है। तो ये है इक्वेशन, लिखिए पहले। अब ये है फॉर n लूप्स इन द कॉइल। where minus sign indicates that the polarity of EMF is as which always oppose the cause of induction. विरोध करता है काज, CAUSE कारण, द काज ऑफ इंडक्शन यानी जो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसकी ध्रुवता ऐसी होगी कि उस कारण का विरोध करे जिससे वो उत्पन्न होता है। आया समझ में? हिंदी में ये है उसका मतलब।
क्लियर हो गया? तो जो ईएमएफ है वो है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द नंबर ऑफ लूप्स इन द कॉइल, और डी फाई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द कॉइल। क्लियर है ना? तो जितने अगर नंबर ऑफ टर्न्स हैं कई, तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर एक कॉइल में डी फाई बाई टी है तो टोटल होगा एन डी फाई बाई डी टी। अब जो रिजल्ट्स था पहले वो लिख लीजिए। लिखिए, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाई फैराडेज, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाई द फैराडेज। लिखिए, इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, in the experimental study of relative motion, in the experimental study of relative motion between coil and magnetic pole, between coil and magnetic pole, Faraday obtained four results। नंबर 1 लिखिए, when the magnet and the coil, when the magnet and coil are at rest with respect to each other, with respect to each other, the total number of magnetic field, the total number of magnetic field lines, the total number of magnetic field lines, ब्रैकेट में लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, remains constant, then no current induced in the coil, no current induced in the coil। अब उसमें ये भी है, ये देखिए रिलेटिव रेस्ट की बात हो रही। जैसे मान लो ये कॉइल है और ये पोल है, तो इसको जब पास लाएंगे तब तो रिलेटिव मोशन है, इसको दूर ले जाएं तब भी रिलेटिव मोशन है, रेस्ट में रखें तो मोशन नहीं है, और दोनों को मोशन कराएं तब भी कोई मोशन रिलेटिव नहीं है ना। अब मान लो दोनों को एक ही स्पीड से एक तरफ ले जाएं या अपोजिट दूसरे डायरेक्शन में ले जाएं तो कोई चेंज, यानी रिलेटिव मोशन होना चाहिए, दोनों की स्पीड अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो दोनों को एक ही डायरेक्शन में ले जाएं, एक स्लो और दूसरा फास्ट, तब भी चेंज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ले आए तब भी चेंज होगा, या हम एक स्टेशनरी रखें दूसरे को मोशन कराएं, ये मोशन कराएं इसको स्टेडी रखें तब भी, तो जब चेंज होगा तभी ये होगा। अगर चेंज नहीं है तो कोई, जब भी कांस्टेंट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस रहेंगी कॉइल से पास होने वाली, या कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई इंडक्शन नहीं होगा। ये पहला रिजल्ट था। नंबर 2 लिखिए, whenever there is relative motion take place, there is relative motion take place between the coil and magnet,
between the coil and magnet, the magnetic flux linked with the coil changes, then current flow through the coil if it is closed, थर्ड लिखिए, बाद में इन्होंने स्टेट किया करंट का इंडक्शन नहीं होता है, इंडक्शन किसका है, ईएमएफ का, लेकिन जो करंट है वो तो इंड्यूस्ड करंट कहलाया ही, तो इसीलिए कभी कभी ये वर्ड यूज किया गया, लेकिन डायरेक्ट करंट का इंडक्शन नहीं होता, हमेशा किसका इंडक्शन होता है, पोटेंशियल का, ईएमएफ का। थर्ड लिखो, व्हेन direction of relative motion is reversed, when direction of relative motion is reversed, then direction of current also becomes reversed, then direction of induced current also becomes reversed. फोर्थ लिखिए, when the magnet and the coil are moved rapidly, माने फास्ट, the induced current increases, और अगर स्लो है तो डिक्रीज होगा। ये रिजल्ट्स हैं, ये उनका कंक्लूजन है जो उन्होंने बाद में एज ए लॉ लिखा था, इसी को कंक्लूड करके एज ए लॉ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया। तो इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, फास्ट होगा तो रेट ज्यादा रहेगा और स्लो होगा तो रेट कम रहेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स से मतलब है केवल चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं, यानी एक सेकंड में जितना ज्यादा चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ईएमएफ उतना ही अधिक इंड्यूस्ड होता है। क्लियर है ना? अब ये लिखिए पहले लेंज लॉ। Lenz law, it states that the polarity of the induced EMF, is such that it opposes the cause of induction. Lenz also conclude that law of conservation of energy also hold in the phenomena of electromagnetic induction.
in the phenomena of electromagnetic induction, that is mechanical energy ब्रैकेट में लिख लो वर्क डन, मैकेनिकल एनर्जी ब्रैकेट में लिखो वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट, बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट। ये है मैकेनिकल एनर्जी, मेन पार्ट उसमें क्या रहता है, वर्क होता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो क्या होता है, वर्क डन। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है वर्क डन, और वो किसमें कन्वर्टर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल। क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल, यानी ईएमएफ। तो ये फ्लो डायग्राम बना लीजिए, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या मेन पार्ट उसका वो वर्क डन है, और वो किस में हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ में कन्वर्जन होता है। यानी उसी से इसका इंडक्शन हुआ बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट, ये है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब रिजल्ट्स होते हैं। जब आप थ्योरेटिकल वाला पोर्शन रहेगा जिसमें न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करना है, या एजर्शन वाले रीजन वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इन सब से बनते हैं। तो ये सब याद रखेंगे कि किसमें किसका कन्वर्जन है। अब इसमें दो बड़ा फिनोमेना है, एक है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले म्यूचुअल इंडक्शन समझ लीजिए, तो सेल्फ इंडक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा। म्यूचुअल इसलिए क्योंकि ये अलग अलग कॉइल में होता है, तो थोड़ा ज्यादा इजीली समझ में आ जाता है वो। तो इसमें क्या है, अगर हम दो कॉइल को अभी जो बताया था पास पास रखते हैं और एक कॉइल में सोर्स ऑफ करंट को यानी ईएमएफ लगा रखे हैं, उसमें किसी तरह से चेंज करते हैं, जैसे एक रिहास्टेट लगा दिया तो इसमें जो फॉलो करेगा वो मेन करंट होगा, इसको हम लिख सकते हैं I1। इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1, और इसके पास एक कॉइल रखें, उसी तरह का कॉइल अगर इसके बहुत पास रखा गया हो लेकिन इसमें कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, तो यही फिनोमेना अभी हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे यहां पर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। फिर अगर वही स्टडी करंट है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। फिर स्विच को ऑफ करेंगे तो फिर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पहले फ्लक्स 0 टू मैक्सिमम होगा और बाद में फ्लक्स मैक्सिमम टू 0 होगा, तो अपोजिट हो जाएगा। और यहां अगर कंटीन्यूअसली करंट को इंक्रीज कराएं या डिक्रीज कराएं तो यहां कंटीन्यूअस करंट फ्लो करता रहेगा। इसी फिनोमेना को कहा गया म्यूचुअल इंडक्शन, यानी एक से दूसरे में, उसको कहा गया फिर म्यूचुअल इंडक्शन। अब कितना म्यूचुअल इंडक्शन होगा और क्या डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें होगा, डिपेंड करेगा कि हम करंट को इंक्रीज करा रहे हैं या डिक्रीज करा रहे हैं। अगर मेन करंट को इंक्रीज कराएं तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट होगा, जो इंक्रीज करने का अपोज करेगा। अगर मेन करंट को डिक्रीज कराएं तो इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन ऑफ मेन करंट होगा, यानी उसी डायरेक्शन में रहेगा।
तो जैसे मान लो ये तो हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर क्या है नेगेटिव, तो जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट का ये डायरेक्शन रहेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या रहेगा? अब इसमें क्या रहेगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ करंट इंक्रीज कर रहा है कि, अगर करंट इंक्रीज कर रहा होगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, यानी इसमें कैसा है क्लॉकवाइज, तो इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट डिक्रीज करेगा तो उसी डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब इसमें क्लॉकवाइज है तो इसमें भी क्लॉकवाइज होगा। ये मेन पार्ट है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहता है। क्लियर, समझ में आ गया कि इंक्रीजिंग करंट होगा तब और डिक्रीजिंग करंट होगा तब, तो ये अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो थोड़ा सा लिखिए म्यूचुअल इंडक्शन। नहीं भाई, इंडक्शन तो हो चुका है, म्यूचुअल इंडक्शन। बनाइए म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखिए हम इसको इंक्रीजिंग वाला दिखा दे रहे हैं, तो ये डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग वाला जब है तो ये डायरेक्शन है, इसमें ऐसे और इसमें ऐसे। अब इसमें देखिए हमने नंबर ऑफ टर्न्स N1 लिखा है, तो यहां ले लें N2। इसमें मेन करंट क्या है I1, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट I2 मान लें, I2 या I भी लिख सकते हैं क्योंकि मेन पार्ट तो यही है इंड्यूस्ड करंट। I लिखिए, N1 N2 का अलग अलग रोल है, फार्मूले में वो आएगा। बन गया फिगर। अब अभी जो समझाया है करंट को किसी एक कॉइल में, ये नहीं कहा जाता फर्स्ट या सेकंड, एक में करेंगे तो दूसरे में होगा, फर्स्ट तो सेकंड में होगा, सेकंड में करेंगे तो फर्स्ट में होगा। लिखिए इफ टू कॉइल्स placed very close to each other, if two coils placed very close to each other and current start or रहेगा are closed or are continuously changed in one coil, EMF induced in the other coil, EMF induced in the other coil if other coil is closed, induced current also flow through it, induced current also flow through it. This phenomena
is called mutual induction. This phenomena is called mutual induction. इसका न्यूमेरिकल पूछा गया है कई बार, अभी बताऊंगा क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है अभी उसको बताता हूं। अक्सर वो लोग गलत करके आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। इफ मेन करंट इंक्रीजिंग, if main current increasing, then induced current in the other coil flow induced current flow opposite to the main current, opposite to the main current। अब देख लीजिए इसको क्या लिखे हो, पहले पूरा क्या लिखा अभी, इफ मेन करंट इंक्रीजिंग, मेन करंट अगर इंक्रीज कर रहा हो एक कॉइल में तो अदर कॉइल में इंड्यूस्ड करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वही फिगर यहां मैं बनाया हूं। देखिए ये वाला कैसा है क्लॉकवाइज, तो ये कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कब होगा, जब मेन करंट इंक्रीज कर रहा हो, मेन करंट इंक्रीज कर रहा हो तब का ये फिगर है। इसका अपोजिट होगा, अगर मेन करंट डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए on the other hand if main current is decreasing, if main current is decreasing then induced current flow in the same direction as the main current, to the same direction as the main current। अब ये किसके अकॉर्डिंग है, बाई लेंज लॉ है। किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। अब कितना यहां पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मेन पार्ट ये है कि नहीं। yes, sir। यहां पर कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, या कितना चेंज ऑफ फ्लक्स है, या कितना टोटल फ्लक्स है। यहां से टोटल फ्लक्स कितना होगा, कितना टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल, टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है और φ2 ले लो फ्लक्स थ्रू ईच टर्न। हम इसीलिए 2 लिख रहे हैं, ये फर्स्ट कॉइल हो गया और ये सेकंड कॉइल हो गया, तो इसमें जो है वो 2 लिख रहे हैं। तो N2 φ2 टोटल फ्लक्स हुआ, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहां पर फ्लक्स किस पर डिपेंड करेगा ये बताइए। यहां पर कितना करंट है, जितना ज्यादा करंट होगा यहां पर उतना ही अधिक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इससे पास होंगी। तो किस पर डिपेंड करेगा, मेन करंट पर, यानी I1 पर। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1, ये है मेन करंट। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। आ गया। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं,
N2 phi2 इक्वल टू ए कांस्टेंट m I1। अब m क्या है? एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉइल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉइल उस पर डिपेंड करेगा। इसी को कहा गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। लिखिए पहले इतना, फिगर भी बनाए हो ना, लिखो। जल्दी करो, बहुत सुस्त हो लिखने में। वेर m is a constant for two coils, m is a constant for two coils, m is a constant for two coils and is called coefficient of mutual inductance, coefficient of mutual inductance। it depending on number one, it depending on characteristic of two coils, characteristic of two coils, number two, orientation each other, orientation each other। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? यहां जैसे हम कॉइल को ऐसे रखें, जरूरी थोड़ा है, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो कि नहीं? तो ऐसे ही कॉइल हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसे रखा तो मैक्सिमम इंडक्शन होगा, ऐसे रखा तो उससे कम इंडक्शन होगा, और ऐसे रखा तो मिनिमम इंडक्शन होगा। तो इस पर डिपेंड करेगा एम की वैल्यू। दूसरा, इसका कैरेक्टरिस्टिक दोनों कॉइल का कैसा है, कैसा नेचर है, इस पर डिपेंड करता है। अब कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंड कॉइल, E इक्वल टू क्या है? E इक्वल टू होगा N2 E2 लिखें कि नहीं? क्या लिख दें? E2 सेकेंड कॉइल में हो रहा है, तो कितना होगा? N2 d∅2 बाई dt। फैराडेज लॉ था, और लेंज ने क्या कहा? माइनस साइन रहेगा, तो यहां एक माइनस साइन भी लगा लें कि नहीं? ये है फैराडेज लॉ। तो अब ये N2 जो लिखा है, N2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंड कॉइल। तो ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल के अंदर हम ले जा सकते हैं, और कांस्टेंट को डिफरेंशियल के बाहर भी ला सकते हैं, रूल है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए E2 इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी N2∅2। जो भी हो रहा है वो सेकेंड कॉइल में हो रहा है, फर्स्ट में कोई मतलब, फर्स्ट में केवल करंट था, मेन करंट, उसकी वजह से सारे सिस्टम किस में हो रहा है? सेकेंड में। तो हमने इस कांस्टेंट को अंदर कर लिया डिफरेंशियल के, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंशियल का रूल है, हम कांस्टेंट को अंदर बाहर कर सकते हैं। लेकिन N2∅2 कितना है? MI1 है। कितना है? MI1। तो यही ऐसे लिख सकते हो, माइनस डी बाई डी टी M I
1 2 नहीं, करंट कहां है, करंट इसमें फर्स्ट कॉइल, इसकी वजह से इंडक्शन है, तो मेन करंट से मतलब है। तो अब यहां एम भी कांस्टेंट है, तो एम को हम बाहर भी कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एम डी आई वन बाई डी टी। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकंड कॉइल में, ये हमने लिखा बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन 1 ये हमने लिख लिया था। तो इसी से हम चाहें तो m लिख सकते हैं कि नहीं, अभी लिखो मत, हम अगर ये ले लें डी आई वन बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, डी आई वन बाई डी टी अगर 1 एम्पियर पर सेकेंड, चाहे इंक्रीज कर रहा हो चाहे डिक्रीज कर रहा हो, तो E2 इक्वल टू एम लिख सकते हैं, देन E2 इक्वल टू एम। माइनस साइन तो केवल अपोजिंग नेचर की वजह से है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू एम है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी उसमें माइनस साइन हम नहीं रहे हैं, तो इससे हम एम को डिफाइन कर सकते हैं। एम इसका मतलब क्या है, वो ईएमएफ है सेकंड कॉइल का जो यहां पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से इंड्यूस्ड होगा, उसी को क्या कहेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, कि नहीं। लिखिए थोड़ा सा इतना पहले, ये अक्सर पूछा जाएगा एम की वैल्यू क्या है अलग अलग कॉइल में, पहले यहां तक लिखो ना। हो गया, लिखिए हेंस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स is numerically equal to EMF induced in the second coil, EMF induced in the second coil, EMF induced in the second coil by the unit rate of change of current in the first coil, unit rate of change of current di by dt, unit rate of change of current in the first coil। अब m की m SI यूनिट क्या होगी, m का SI यूनिट क्या है, m इक्वल टू क्या है, देखिए यहीं से m इक्वल टू है E अपॉन डी आई बाई डी टी, तो dt को ऊपर ले जाओ, m इक्वल टू E तो वोल्ट और dt माने टाइम सेकंड अपॉन एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, उसको कहते हैं हेनरी, जिसकी बात अभी कर रहे थे, उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट को क्या लिखा जाता है, हेनरी। लिखिए SI यूनिट ऑफ कैपिटल M, SI यूनिट ऑफ कैपिटल M इज वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर
इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेनरी, HENRY। डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो m का कि नहीं? क्या होगा निकाल के बताओ। हाँ, ml स्क्वायर ml स्क्वायर t-2 a-2। तो ये है कैपिटल M का डायमेंशनल फार्मूला। यहाँ M अलग है, ये M अलग है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा। और ये जो मीटर के लिए सिंबल है वो M है, सॉरी मास के लिए जो सिंबल है वो M, वो दूसरा है। तो ml स्क्वायर t-2 a-2 ये है डायमेंशनल फार्मूला। तो ये सब तो याद ही रखेंगे। यूनिट क्या है? 1 हेनरी कब होगा? a पर -2 कैसे आया? अब लीजिए वोल्ट और सेकंड और बटे एम्पियर लिखो, कितना आया? वोल्ट क्या है? जूल पर कूलाम। ml स्क्वायर t-2 अपॉन AT। पूरा सॉल्व कर लो कि निकालें अब। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसमें दो हमारे पास वेल नोन क्वाइल्स हैं। एक होता है सॉलिनाइड जो आप पढ़ते हो, एक होता है सॉलिनाइड और दूसरा होता है सर्कुलर लूप, उसको कहते हैं प्लेन क्वाइल, उसको कहते हैं प्लेन क्वाइल। तो जनरली जो सॉलिनाइड है उस फॉर्म में रहता है जिसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हैं। कभी कभी प्लेन क्वाइल्स भी हो सकते हैं। तो दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होंगे, ये तो हो गया क्लियर ना। तो अब देखिए आगे, अगर सॉलिनाइड है अगर दो सॉलिनाइड है तो होता क्या है, एक ही क्वाइल पर दूसरा क्वाइल भी लपेट दिया जाता है, एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होते हैं। ऐसे अलग अलग नहीं रखा जाता, इन जनरल अलग भी रख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए दो सॉलिनाइड है, वैसे फॉर्म तो हमने यही लिया था, सॉलिनाइड का केस था। अलग अलग अगर मान लें तो भी हम एक के ऊपर दूसरा ले, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा, मेन करंट I1 होगा, तो आप जानते हैं कैसे फ्लो करेगा वो कि नहीं? कुछ इस तरह का सिस्टम लगाएंगे आप तभी तो फ्लो करेगा। तो कितना यहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा फॉर सॉलिनाइड, इसकी लेंथ मान लो है L और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N1। कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसको लिख दें B1। 1 का मतलब फर्स्ट कॉइल में कितना होगा बताओ भाई? μ0 Ni। तो μ0 Ni1 लिख दें। अब स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सॉलिनाइड। तो वो कितना होगा? μ0 कैपिटल N1 बाई Li1। इसके देखिए हमने कितना लिया है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 लिया और लेंथ कितने लिया? L। तो यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? स्मॉल n कैपिटल N1 बाई L। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर फर्स्ट कॉइल में। अब फ्लक्स कहां से पास होगा? सेकंड से। इंडक्शन किस में होना है? इंडक्शन तो सेकंड कॉइल में होना है कि नहीं? तो सेकंड कॉइल से कितना फ्लक्स होगा? टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल
N2 phi2, यही तो होता है। अब N2 है नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर, तो ये हो गया N2, phi2 है B इंटू एरिया। फ्लक्स क्या होता है? B इंटू एरिया। तो B1 है, B की जगह मैंने क्या लिखा? B1। मैग्नेटिक फील्ड तो यही जनरेट होगा और वही लाइनें इससे पास होंगी और इसकी एरिया क्या लिखेंगे? A2। अब यही न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, लिखो मत बेटा, पहले खूब समझो, नहीं जब न्यूमेरिकल आएगा सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेन पार्ट यहीं पर दिक्कत होती है। यहां जो हमने एरिया ले रखा है वो किसका है? जिससे फ्लक्स पास होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहां जनरेट होगा? इस वाले कॉइल में होगा। तो हम कभी कभी होता है उसका रेडियस दिया रहेगा, तो कितनी एरिया लेंगे? स्मॉलर, जो स्मॉलर रेडियस का होगा वो एरिया लेना होगा, क्योंकि फ्लक्स तो उतने ही से पास होगा कि नहीं। मान लो ये इसका रेडियस ज्यादा है, पूरे में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, यूनिफॉर्म होता है सॉलिनॉइड में, और वही मैग्नेटिक लाइन इससे पास होंगी, लेकिन इसकी एरिया अगर कम है तो कम से ही पास होंगी, पूरा मैग्नेटिक लाइन इससे पास नहीं होगा। और अगर इसका एरिया ज्यादा है तब भी मैग्नेटिक लाइन कम ही है जितनी इसकी एरिया है। तो जो मिनिमम एरिया होगा, मिनिमम रेडियस होगा, वो लेना रहेगा। न्यूमेरिकल में यही गलती हो जाती है ना। तो मिनिमम जो रेडियस जिसका है वो लेंगे। तो अब ये कितना आएगा भाई? ये हो गया N2 और ये है म्यू नॉट N1 बाई L I1 और इंटू एरिया। तो मान लो ये सर्कुलर होता तो पाई A2 स्क्वायर, या यहाँ A2 लिखो ऐसे, इसकी एरिया लेना है। तो ये हो गया टोटल फ्लक्स, और टोटल फ्लक्स कितना है? M इंटू I1। तो ये है टोटल फ्लक्स सेकंड कॉइल से होगा N2 phi2 इक्वल टू MI1। तो अब इसी को MI1 लिख दे, तो ये हो गया N2, यहां हो गया म्यू नॉट N1 N2 बाई L, ये N1 N2 बाई L, I1 A2। तो A2 इंटू I1 इक्वल टू MI1, I1 कट गया तो M की वैल्यू यही आई, म्यू नॉट N1 N2 बाई L इंटू A2। कभी कभी म्यू नॉट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? इसके अंदर कोर होता है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर कभी कभी होता है, या जो भी मटेरियल इसके अंदर है उसकी वजह से रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगी, तब एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी नहीं रहेगा। तो म्यू लिखेंगे, म्यू आर लिखेंगे अगर मटेरियल है। क्या लिखेंगे? यहां अगर कोई मीडियम है तो म्यू लिखेंगे, उसका मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी तब लिखेंगे। फॉर ए मीडियम या फॉर ए कोर, तो यहीं पर होगा वो फर्स्ट कॉइल में, सेकंड से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये मैग्नेटाइज होगा। तो ये म्यू नॉट के बजाय म्यू लिखेंगे उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, यानी उसकी चुंबक माध्यम की चुंबकशीलता रहेगा। क्लियर हो गया? फॉर मीडियम, फॉर कोर्ड या फॉर कोर इन फर्स्ट कॉइल, ये हो जाएगा M इक्वल टू म्यू N1 N2 बाई L A2। लिखिए ये सॉलिनॉइड का है।
N2 फाइव वन बी ए लिखे फाइव बराबर बी ए से N2 ये तो टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल यही होगा ना, I1 की वैल्यू ये B1 है, B1 N2 तो फाइव बराबर बी ए से लिखे हैं। ये फाई ही है, B1 इंटू A2, जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वही लाइन इससे पास होंगी। फार्मूला पढ़े हम फाइव बराबर बी ए तो वही तो लिखा है, B इंटू ए लिखा है, 1 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इंड्यूस जनरेट होगा और लाइनें यहाँ से पास होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ जनरेट हुआ वही लाइन यहाँ से पास होगी, लेकिन उसी एरिया से पास होगा जितनी इसकी एरिया होगी कि नहीं। इसलिए A2 लिखा है। तो जनरली न्यूमेरिकल इस पर आता है, सॉलिनॉइड पर होगा या प्लेन कॉइल पर होगा, या तो सॉलिनॉइड होगा या प्लेन कॉइल होगा। अभी उसका भी लिख देते हैं, प्लेन कॉइल का। अभी हालांकि ये सब पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन आप तो इंटर में पढ़े ही हो, मेमोरी में तो आई है। लिखिए सेकंड लिखिए, फॉर टू प्लेन कॉइल्स, फॉर टू प्लेन कॉइल्स। तो अगर टू प्लेन कॉइल्स हैं या सर्कुलर लूप्स हैं, सर्कुलर लूप होंगे ना कॉइल में, प्लेन कॉइल में, तो अगर सर्कुलर लूप है उसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं N1 और N2। तो अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा उसमें B। ऐसे मान लीजिए इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स है, एक दूसरा कॉइल है इसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स है, इसका रेडियस A1 है, इसका रेडियस A2 है, तब भी स्मॉलर ही लेना है। क्या लेना है? स्मॉलर। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा इन द प्लेन कॉइल, यानी ये लिख लीजिए सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, B कितना होगा? B होता है μ0/2, अगर फ्री स्पेस है तो μ0/2, n अगर नंबर ऑफ टर्न्स है N1, I/A तो I1/A। मालूम है सर्कुलर कॉइल में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? μ0/2 I/A, और अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है तो NI/A। मालूम है सबको कि नहीं? होता ना सेंटर पर। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब सेकंड कॉइल से कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल, तो ये B1 है आपका, पहले कॉइल में होगा तो B1, तो टोटल फ्लक्स थ्रू सेकंड कॉइल कितना होगा भाई? N2 phi2, तो ये हो गया N2 और phi है B1 इंटू एरिया A2, अभी लिखा था B इंटू एरिया फ्लक्स है और N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसकी क्या वैल्यू आई? यहां आ गया N2, ये हो जाएगा μ0/2 N1 I1/A1, और यहां पाई A2 का स्क्वायर, सेकंड की एरिया है ना, तो पाई, ये तो सर्कुलर कॉइल है ही है, तो पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई A2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका टोटल फ्लक्स। लेकिन टोटल फ्लक्स क्या है? N2 phi2 इक्वल टू है MI1। तो इससे हम ये लिख लें μ0/2
N1 N2 बाई A1 इंटू पाई A2 स्क्वायर, यहां I1 भी है, इक्वल टू M I1, तो I1 कैंसिल हुआ तो M की वैल्यू अब आ गई, M इक्वल टू आ गया म्यू नॉट बाई 2 N1 N2 बाई A1 इंटू पाई A2 का स्क्वायर। ये रहेगा प्लेन कॉइल के लिए। उसमें L था, 2 नहीं था, है ना, और एरिया लिखा था, उसमें भी पाई A2 स्क्वायर लिख सकते थे। अब इसमें एक पार्ट और है सेल्फ इंडक्शन का, कल है, अभी टाइम है ना, है ही नहीं है कल मेरा। सेल्फ इंडक्शन अभी बहुत टॉपिक है इसमें बताने, अलग क्लास तो है, 7-8 क्लास है इसमें, लेकिन फिर भी वो अब जल्दी होगा इसके बाद। सेल्फ इंडक्शन तो अभी 10 मिनट दो टाइम तो बता दें, है ना, लेकिन सर आ जाएंगे तो वही दिक्कत है। चलिए लिख लीजिए तो बता दें। हो गया। अब देखिए अगर एक ही कॉइल हो, जैसे दो अलग अलग कॉइल था तो एक से दूसरे में इंडक्शन हो रहा था, लेकिन अगर एक ही कॉइल है तो उसमें भी चूंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू द मेन करंट। अब मेन करंट अगर इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो तो उसी कॉइल से लिंक्ड जो फ्लक्स है उसमें भी तो चेंज होगा, तो उसमें चेंज होने की वजह से उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ या बैक ईएमएफ जिसको आप कभी कभी कहते हो जनरेट हो जाता है, जो मेन करंट को अपोज करेगा जब मेन करंट इंक्रीजिंग होगा और सपोर्ट करेगा जब मेन करंट डिक्रीजिंग होगा। कभी कभी बैक ईएमएफ का कंसेप्ट आता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं एट वंस, तो उस कंडीशन में बैक ईएमएफ ही इंड्यूस्ड हो जाता है, इसीलिए स्टार्टर लगता है मोटर में। या आप कैपेसिटर को यूज करते हैं, छोटे मोटर में कैपेसिटर यूज किया जाता है जिससे बैक ईएमएफ उतना ज्यादा जनरेट ना हो जाए कि टोटल ईएमएफ 0 हो जाए। ऐसा होता नहीं है क्योंकि उतना ज्यादा तो इंडक्शन होगा ही नहीं जितना आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो हो सकता है कॉइल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा हो तो उसका रोटेशन फिर स्टार्ट नहीं होगा, घो घो करके रुक जाएगा। वो जैसे ही आप बटन दबाए तैसे वो आवाज किया उसके बाद रुक गया, रोटेशन नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग छोटे जो कॉइल हैं, छोटे मोटर्स हैं जितने भी है, वो सभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स होते हैं इन जनरल, चाहे पंखे में लगा हो चाहे जहां हो, तो उसमें हम इसीलिए कैपेसिटर यूज करते हैं, या बड़े मोटर हैं तो उसमें स्टार्टर यूज किया जाता है। लिखिए सेल्फ इंडक्शन। लिखिए ड्यू टू change of current, due to change of current in a coil, EMF induced in it, EMF induced in it and an opposing induced current, an opposing induced current आ गए हैं सर, flow through it, flow through it
दिस phenomena is called self induction। वैसे चाहे तो आप बिना उसको पढ़े लिख सकते हैं, एक बार मेमोरी में है। N1 N2 के बजाय सब जगह N हो जाएगा, I1 I2 के बजाय I हो जाएगा, E2 के बजाय E हो जाएगा, और सारे रिजल्ट वही रहेंगे। M की जगह L हो जाएगा। M के जगह पे L हो जाएगा, यूनिट वही रहेगी, डायमेंशन वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो चाहे तो लिख सकते हैं, अगले दिन 10 मिनट में आ जाएगा और लिख देंगे।